A very warm and pleasant good evening to you all. तो हम स्टार्ट कर रहे थे क्रैश कोर्स की, हम बात कर रहे थे 12th क्लास का। हमने क्रैश कोर्स फिजिक्स का स्टार्ट किया है, जिसमें हम 2 क्लासेस ले चुके हैं। ठीक है, डे 1 और डे 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स कि हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और उसमें से हमने उसको लगभग आधा हमने उसे कवर कर लिया है इन 2 दिनों में। ठीक है, ये फुल टू एनसीईआरटी के बेसिस पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और इसे पढ़ के एनसीईआरटी आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होगी। बिल्कुल जो भी आपको ग्रैब करना है, जो भी आपको समझना है, ये हर चीज से उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इस क्रैश कोर्स का मेन मोटिव आपका रिवीजन को और ज्यादा इजी बनाना भी है। ठीक है, तो आज हमारा डे 3 है, और आज हम इसमें आगे का पढ़ेंगे जो भी हमने लास्ट पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट से, के बाद हम आज इससे आगे का पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मनीषा शर्मा, और दैट चैनल नेम इज एडुवेक्टर। प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी चीज से रिलेटेड है आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमें आपको ये चीजें इसलिए पढ़ानी हो रही है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो हम इससे आगे की चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि गोस लॉ है और उसकी एप्लीकेशंस हैं, तो उन्हें पढ़ने में आपको ये हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम शॉर्ट में CCD भी बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, नॉर्मल सी बात ये है कि मान के चलो कि हमारे पास ये कोई भी स्फेयर या कोई भी सरफेस है, इस पर कोई चार्ज है। ठीक है, इस पर कोई चार्ज है, तो ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। क्या होता रहेगा? कंटिन्यूअस जो डिस्ट्रीब्यूशन उसका रहेगा परमानेंट, उसे हम बोलते हैं CCD। तो अगर हम किसी तरीके से इतने का चार्ज निकाल लें कि इस पे क्या चार्ज और किस तरीके से मतलब इसमें कवर अप कर रहा है, तो हम पूरे इसका भी निकाल सकते हैं। उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम इसमें इसके 3 टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हैं वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम इसे ही लिखते हैं कि 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर हमारा आएगा, जब हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब इसमें हमें क्या करना होगा कि हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 3D वॉल्यूम रीजन पर। ठीक है, हमें किस चीज पर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा? उसे 3D पैटर्न पर हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। फिर हम सेकंड पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम इन तीनों को इस चीज में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको जब हमें ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें एक मैं आपको इसे एक बेसिस पे समझा देती हूँ, जिससे कि आपको और ज्यादा ये इजी हो जाए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात, मानो हमारे पास ये कोई भी हमने क्या लिया, कोई भी सरफेस ली है। ठीक है, तो हमें यहाँ से किसी एक चार्ज Q0 पर हमें क्या निकालना है? कोई भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो हमें पता है कि जो हमारी फोर्स है वो कितनी होती है? 1/4πε0 Q0 ओवर r²। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? क्या होती है? Q0 ओवर r²। लेकिन हमारे पास अगर ये सरफेस इतनी है, हम इसका अगर छोटा सा पार्ट निकालें, मतलब एक स्मॉल पार्ट निकालें, तो स्मॉल पार्ट को हम इसे dq कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हम इसे स्मॉल पार्ट को dq। तो अगर जब हम इसका, हमने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हम किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमें उस कंप्लीट जो भी उसका सरफेस होती है, हमें उसका सबके बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि स्मॉल पार्ट को हमने dq माना है। ठीक है, अभी जो स्मॉल पार्ट को dq माना है, दैट मीन्स हमारे पास चार्ज होगा Q0, और एक है हमारे पास dq। ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0 dq ओवर r²। और हम इसे फोर्स भी क्या मानेंगे? मतलब कि हमें सिर्फ इतने पोर्शन की, सिर्फ हमें इतने पार्ट की ही फोर्स निकालनी है, तो उसके लिए जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होगा वो ये होगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब उसके बाद हम जब इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हम छोटे से पार्ट का निकाल लें, फिर हम होल का निकाल सकते हैं अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद ये f तो कंप्लीट हो जाएगा, f में 1/4πε0, तो ये हो जाएगा Q0 ओवर r², क्योंकि r तो कांस्टेंट है। सिर्फ किसको हमें कंप्लीट करना है? क्योंकि हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कराना है, तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन सिर्फ चार्ज का रहेगा dq। ठीक है, आगे आपको इतना समझ में? किसका रहेगा? सिर्फ और सिर्फ चार्ज का रहेगा dq। ठीक है,
हम इसके बेसिस पे इसे निकालेंगे। तो ये हमारी इसकी फोर्स हो गई। अभी फिलहाल आप सिर्फ इतना समझें, जब मैं आपको अभी नेक्स्ट में वॉल्यूम और चार्ज और क्या कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर और सरफेस चार्ज डेंसिटी समझाऊंगी, तब हम इसका यूज करेंगे और इसका मैं अच्छे से आपको यूज इसमें बताने वाली हूँ। ठीक है, अब जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, वॉल्यूम चार्ज, सरफेस चार्ज एंड लीनियर चार्ज। हम स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो आप एक चीज बताइए, अगर हम किसी चीज का वॉल्यूम निकालते हैं, कोई भी है हमारे पास, कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर किसी चीज का हमें वॉल्यूम निकालना हो, जैसे कि हम लेट करते हैं ये हमारे कोई सरफेस है, मतलब कुछ भी है, स्फेयर या कुछ भी आप इसे माने। 3D में क्या होता है, 3D वॉल्यूम का मतलब आते ही हमें पता होना चाहिए कि वो बात हो रही है 3D की। ठीक है, हमें क्या हो रहा है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें शॉर्ट चीज, जैसे कि मानो हम सिर्फ इतने ही पार्ट का निकाल रहे हैं, तो इसको हमने इतने पार्ट का जो चार्ज होगा वो होगा dq, और जो इतने पार्ट का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा dv। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, और इसमें क्या है, फुल पे चार्ज है। अब अगर हमें किसी वॉल्यूम वाली स्फेयर में या फिर किसी वॉल्यूम वाली चीज में या 3D स्ट्रक्चर में अगर हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कराना हो, तो हम किस तरीके से कराएंगे? सबसे पहली बात है, आपने सुना होगा डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने यही सुना होगा। तो हम यहाँ पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, जो हम उसे डिफाइन करते हैं, वो क्या होती है? वो होती है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसी भी पॉइंट पर वो क्या होगी, चार्ज कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज कंटेन पर यूनिट वॉल्यूम। अब छोटे से ही किसकी बात चल रही है, चार्ज की, और छोटे ही किसकी बात चल रही है, वॉल्यूम की। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया यहां से, रो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डीवी। क्लियर हुई इतनी बात? अब हम यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगी मेरे पास रो डीवी। इतनी बात आई समझ में? अब आप डी क्यू की जगह क्या रख दो, रो डीवी रख देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? कैसे, अब देखते हैं। अब इसकी वैल्यू को हम पुट इन इक्वेशन ए, हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। और जो यहाँ पर जो हमारे पास क्या था, डी क्यू की जगह हम रख देंगे रो डी वी। अब अगर उसने इसके बाद कुछ भी अगर वो बोल रहा है, कुछ भी का मतलब क्या है कि वो वॉल्यूम है, अगर वो आपको स्फेयर देगा तो आप सीधा सीधा यहाँ पर रो की जगह वॉल्यूम ऑफ स्फेयर रख देंगे। जैसे कि अगर उसने बोला कि ये स्फेयर है, स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आप सीधा सीधा इसकी जगह क्या कहते हैं उसे, इसका वॉल्यूम रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस हमें इतना ही करना है फिलहाल इसमें। उसके बाद अगर वो हमसे ये पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताओ, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चीज एक रहती है, होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर बचेगा रो डीवी और आर स्क्वायर। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, बस आपको ये समझना है कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज ये कहाँ पे होता है, यूज करना हम इसे गॉस में और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बहुत ज्यादा यूज करेंगे उसकी एप्लीकेशंस में। तो आपको ये चीजें यहीं से ही समझनी होंगी। ठीक है, आगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई भी सरफेस है या कोई भी हमारे पास 3D पिक्चर है, अगर हमें उसका वॉल्यूम, उसका चार्ज हमें डिस्ट्रीब्यूट कराना हो, तो हमें उसका वॉल्यूम उसमें पुट करना होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम उसका फॉर्मूला होता है। सेम एज इट इज, आपको लग रहा होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग होगा। अब हमने ये सर्कल ही लिया, चलो अब अगर हम इसे 3D में देखेंगे तो स्फेयर है, लेकिन अगर हम इसे 2D में देखेंगे तो क्या ये सर्कल है, या हम कह सकते हैं कुछ भी, आप इस सर्कल को लीजिए या फिर आप कोई ये सरफेस ले लो। ठीक है, हमने क्या किया, ये सरफेस ली। अब इस सरफेस में लेने के बाद हमें क्या करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो हमने इतने पोर्शन की निकालेंगे। जब हम इतने पोर्शन का निकालेंगे तो इसके लिए हो जाएगा ds, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम, सरफेस, और चार्ज हो जाएगा इसके लिए dq। ठीक है, आगे समझ में? अब हम सरफेस पे को डिनोट करते हैं सिग्मा से, इससे डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी भी पॉइंट पर वो कितनी होगी, चार्ज पर यूनिट सरफेस। जैसे उसमें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम था, ऐसे ही चार्ज, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं किससे, रो से, वही है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, चार्ज पर यूनिट सरफेस। अब सीधा सीधा क्या करेंगे, हम डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे सिग्मा डी एस, और अब इसे पुट करेंगे फोर्स में, ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया सिग्मा डी एस। अब सरफेस की बात कर रहा है, वो कुछ भी कह सकता है, आपको सर्कल दे दो 4 पाई आर स्क्वायर निकाल लो। ठीक है,
आगे समझ में। और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² सिग्मा। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक कुछ नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम लीनियर चार्ज की बात करें तो लीनियर चार्ज क्या होगा, सिर्फ एक लाइन, इस पर कोई भी चार्ज है, चाहे इस पर कोई भी चार्ज, हमने क्या लेना है, थोड़ा सा चार्ज लेना है, मीन्स टू से इसमें dq लेना है और थोड़ा सा चार्ज। और दूसरी चीज क्या है कि हमें क्या लेना है, हमें इसके लिए dl, वो लीनियर की बात करें तो dl, ठीक है, और dl मतलब डेल्टा, तो इसके लिए वही हो जाएगा dq/dl। आगे इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में। dl आप स्मॉल लें कैपिटल लें वो डजेंट मैटर, वो सिर्फ आप ही पे डिपेंड करता है, dl ले लिया, ठीक है। अब हमने यहां से भी dq की वैल्यू निकाली, लैम्डा dl पुट कर दी फोर्स में, देन F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर r², इंटीग्रेट किया तो सिग्मा dl, सॉरी लैम्डा dl। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ये भी हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक ही चार्ज रहता है Q नॉट कैंसिल हो जाएगा 1/r²। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, कुछ नहीं था, आपको सिर्फ वॉल्यूम को समझने में थोड़ा सा डिफरेंस आया होगा। अगर वो वॉल्यूम की बात कर रहा है तो हम नीचे वॉल्यूम लेंगे, अगर वो हमें सरफेस की बात कर रहा है तो नीचे सरफेस एरिया लेंगे, अगर वो एक लाइन की बात कर रहा है तो हम क्या लेंगे, नीचे एक लाइन की लेंथ लेंगे। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। यही होता है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको इतना बड़ा बना देते हैं जो कि आधे लोगों को समझ ही नहीं आता कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, ठीक है। आई होप लेकिन आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, क्लियर। आगे हमारी स्टार्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता दिया था, उससे रिलेटेड जो भी था इक्विलेटरल पॉइंट पर और जो भी हमने एक्सियल पॉइंट पर हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन सब कुछ हमने पढ़ लिया लास्ट वीडियो। जिसने नहीं देखी है वो उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत आराम से डाल दूंगी, आप वहां से डायरेक्ट वीडियो पे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर भी आपको शो हो जाएगा, आप इससे भी जा सकते हैं। नाउ अदर थिंग, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। सबसे पहली बात तो इन्हें किसने इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले हम उनका नाम लिख लेते हैं। ये थे माइकल फेराडे, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था हमें। सबसे पहली बात, क्योंकि इन्होंने क्या बताई थी, इन्होंने हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों के बारे में बताया। किसने, माइकल फेराडे ने। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नॉर्मल सी बात है कि एक छोटा सा कोई भी चार्ज है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी कि ये चार्ज कहां तक मूव कर सकता है, ये चार्ज कहां तक मूव कर सकता है, मानो ये इससे आगे नहीं जा सकता, या फिर अगर मैं इस चार्ज को यहां तक इसे अट्रैक्ट करने के लिए या फिर रिपल करने के लिए भेजूं तो इससे आगे नहीं जा सकता। ये लाइंस सिर्फ इसके इस एरिया में ही बनेंगी, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। वो सिर्फ जो भी करना है उसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही करना है और वो फ्री रहता है अपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ भी करने के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है इतनी बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि मानो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं यहां से लूं इस पॉइंट से, तो ये हमेशा टेंजेंशियल चलती है, ठीक है। मानो ये कोई मेरे पास ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, ये कोई सी पॉइंट है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी बिल्कुल सीधे, अब यहां से मतलब कि हमेशा क्या चलती हैं, ये टेंजेंशियल चलती हैं, ऐसे। क्लियर हुई इतनी बात, हमेशा क्या चलेंगी, टेंजेंशियल चलेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइन ऑफ फोर्स है क्या होती है, हमेशा कंटिन्यूअस होती है, पहली बात। कुछ कर्व है, एक स्मूथ कर्व जो कि ब्रेक नहीं लगता है उसमें, दूसरी चीज। तीसरी चीज इसमें क्या होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी अपने आप में, दूसरी बात यह है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, बताऊंगी मैं उनको किस तरीके से यूज करते हैं। और कभी भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है, क्लियर है। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज, अब देखो, अगर फील्ड लाइन हमें किसी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की लेनी है, ये मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये अलग अलग है, तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा क्या होती हैं, आउटवर्ड्स। जब आप डायरेक्शन निकालेंगे इलेक्ट्रिक, तब ये पॉइंट्स आपको काम आएंगे, ठीक है। हमेशा ऑलवेज, ऑलवेज क्या होती हैं, आउटवर्ड्स होती हैं। क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ होती है, अब नेगेटिव चार्ज से हमेशा इनवर्ड्स होती हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपने पास अट्रैक्ट करने की चीजों को कोशिश करता है, दैट्स वाई नेगेटिव चार्ज के हमेशा क्या होती हैं, इनवर्ड्स होती हैं। क्लियर है इतनी बात,
क्या होगी ये ऑलवेज, नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगी ऑलवेज इनवर्ड्स। तो सबसे पहले तो हमने ये चीजें देखी कि पहली जो इसकी क्या कहते हैं उसे प्रॉपर्टी है वो ये है कि पॉजिटिव फील्ड लाइन ऑलवेज जो डायरेक्शन होती है इट ऑलवेज लेट्स आउटवर्ड्स, और नेगेटिव की क्या होती है ऑलवेज इनवर्ड्स। क्लियर इतनी बात। अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव सेम जगह बनाएं, यहाँ पे भी पॉजिटिव यहाँ पे भी पॉजिटिव, अगर हम इन दो से, तो इनकी लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो अपने आप ही कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएंगी क्योंकि ये इससे रिपेल करेगा। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होंगी वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएंगी। ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को सेम कर दूं, नेगेटिव कर दूं, तो नेगेटिव के केस में भी बिकॉज क्या करेंगे ये, और मानो इनकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो यहीं तक है। ठीक है, तो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर ये सेम चार्जेस हैं तो। क्लियर है इतनी बात। अब इन केस अगर ये अपोजिट चार्जेस हैं तो तीन प्रॉपर्टी समझ में आई। ठीक है, अगर ये अपोजिट चार्जेस हैं प्लस और माइनस, ठीक है, तो क्या होगा कि प्लस नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को। मैंने आपको अभी एक चीज बताई है कि जो पॉजिटिव है वो हमेशा उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो होती हैं आउटवर्ड्स। ठीक है, क्या होती है आउटवर्ड्स, और नेगेटिव की होती है इनवर्ड्स। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा जैसे कि एक बार मैग्नेट होती है उसके जैसा। तो आप खुद एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर कि आप खुद से लाइंस देखिए कि लाइंस कहाँ जा रही हैं, लाइंस कहाँ जा रही हैं, पॉजिटिव से जा रही हैं किधर की तरफ, इनवर्ड्स, पॉजिटिव से जा रही हैं सॉरी आउटवर्ड्स। देखो ये पॉजिटिव से जा रही है बाहर, लेकिन अगर हम नेगेटिव के केस में देखें तो नेगेटिव की तरफ अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो दो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या बनाती हैं, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक बनाती हैं ऑफ इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं यहीं पर एक नॉर्मल सा एक कंडक्टर रख दिया और वो कंडक्टर पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में क्लियर है इतना। तो बस इसमें फिलहाल में इतना ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक आध क्वेश्चन आपको जब आप डायरेक्शन नोट करोगे तब आती हैं कि पॉजिटिव की हमेशा आउटवर्ड होती हैं, नेगेटिव की इनवर्ड्स होती हैं, और अगर आपने यही दो पॉइंट पढ़ लिए तो इनसे भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज क्या है, एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है इसी को ही लेके कि अगर हमारे पास कोई भी जैसे कि आउटवर्ड और इनवर्ड वाला है, ये कभी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, जस्ट सेम एज इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा जो भी है कि हाँ हमने क्या क्या चीजें इसमें पढ़ी हैं, किस तरीके से सब कुछ है। हमने बहुत इजी वे में पढ़ने की कोशिश की है और बहुत इतना बारीकी से अगर हम पढ़ेंगे तो ये टाइम हमारे पास 3 मंथ्स हैं। जैसे कि डेट शीट भी आ गई है, आज मैंने डेट शीट डाली हुई है, तो मैंने उस पर वीडियो भी बना दी है और बिल्कुल एक तरीके से पूरा का पूरा नहीं डाला है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें डाली हैं। ठीक है, तो आप जाके उस डेट शीट को भी देख सकते हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आ रहा है उस डेट शीट में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। फ्लक्स क्या होता है, नॉर्मल सी बात यह है कि फ्लक्स का मतलब ही क्या होता है, फ्लो करना। फ्लक्स का दूसरा मतलब क्या होता है, फ्लो करना। ठीक है, फ्लक्स एक तरीके से कुछ भी चीज ऐसी होती है, जैसे मानो उसने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसका कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ फ्लो करना। क्लियर है इतनी बात। अगर यहाँ पे वो मैग्नेटिक फ्लक्स देता तो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ फ्लो करना, मीन्स टू से, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिज्म को फ्लो होना ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक। तो नॉर्मल सी बात ये है कि फ्लक्स एक तरीके से एक प्रॉपर्टी है और कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नॉर्मल मतलब क्या है। अब एक बात देखो, अब मैंने आपको एक एरिया दे दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको एक एरिया दिया, थोड़ा सा और बड़ा बना लेती हूँ। ये मैंने आपको एक एरिया, नॉर्मली आपको एक एरिया दे दिया। ठीक है इतनी बात। अब मैंने आपको इसमें एरिया दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इसमें क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब हमने इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें मैं अगर आपसे पूछूंगी इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस इसमें पास हो रही हैं, मैंने एक एरिया दे दिया है, कुछ प्लेन है,
मैंने इसमें कोई भी आपको एरिया गिवन है, उस एरिया को मैंने चलो ds मान लिया, ठीक है, ds या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा s मान लिया, इसका कोई भी एरिया कितना हो गया, डेल्टा s हो गया, ठीक है। अब मैंने आपसे कह दिया कि इसके अंदर क्या जा रही हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी जा रही हैं, कितनी पास होंगी, तो मानो ये इस तरीके से इसमें पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का उससे क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये है कि इस एरिया में कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कहने का मतलब ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक गिवन एरिया में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है, टोटल नंबर ऑफ, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, फ्लो होंगी। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो होना, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्लो हम यहाँ पे कह सकते हैं या हम कह सकते हैं पासिंग कह सकते हैं थ्रू दैट एरिया, ठीक है। आया आपको समझ में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस किसी एरिया में से, अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एरिया का निकालना है तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस उस एरिया से पास होंगी, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसे हम डिनोट करते हैं फाई ई से, क्योंकि फाई ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और क्या कह रहा है वो कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, उससे पास होंगी, उस एरिया से पास होंगी, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। आगे समझ में, ठीक है। अब आपको अगर मैं एक चीज बताऊंगी, क्या होता है ई डॉट डी एस, ठीक है। ई डॉट डी एस, इसके भी दो तरीके हैं कि ई डॉट डी एस कैसे आया। अब देखो एक नॉर्मल सी बात जो मैंने आपको इसमें देखा, इसमें बताया, मैंने आपसे कहा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इसके क्या है, पैरेलल है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पैरेलल होगी, इससे पहले, इसे पढ़ने से पहले हमें क्या लेना है, एक नॉर्मल, मैंने नॉर्मल एक एरिया लिया, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मानो इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसे सिंगल में बनाऊं तो मैं कह सकती हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, सेंटर से जाएगी और किसी एंगल थीटा पर जाकर बन रही है, कहां बन रही है, किसी एंगल थीटा पर जाकर बन रही है। तो ये मैंने इससे क्या किया, इसको मैंने एक बेस दे दिया। बेस देने के बाद आपको पता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो बेस कंपोनेंट होता है वो होता है ई कोस थीटा, मतलब कि वो कॉस थीटा होता है। ये बात कर रहे थे हम ई की, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। या फिर हम एक बात कह सकते हैं कि इसे हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया, जब आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो यहाँ पर ई कॉस थीटा लिखा हुआ आ जाएगा। आगे आपको इतनी बात समझ में। अब जो नॉर्मल फ्लक्स का फॉर्मूला है वो ये कहता है कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई, क्या कहेगा कि नॉर्मल, जो भी हमारे पास क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इनटू सरफेस एरिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया कितना है इसका, ds इसका सरफेस एरिया है, ई का कंपोनेंट कितना है भाई, नॉर्मल जो है, जो नॉर्मल पे है वो है हमारे पास ई कॉस थीटा। तो मैं इसे कह सकती हूँ कि ई कॉस थीटा हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब आपने 10th में या हम कह सकते हैं 11th में आपने एक चीज पढ़ी होगी, मैं इसे ई डी एस कॉस थीटा भी बोल सकती हूँ, कि जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होती है उसको, मानो अगर ए और बी डॉट प्रोडक्ट है तो मैं इसे ए बी कॉस थीटा कह सकती हूँ। क्लियर। तो ई और डी एस क्या है, कॉस थीटा दे रखा है, तो मैंने इसको ई डॉट डी एस कह दिया, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। इतनी बात आ गई समझ में, क्लियर है इतनी बात। ये हमारे पास क्या है, फाई ई, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसीलिए मैंने इसकी जगह ये डायरेक्ट लिख दिया है। और अगर मैंने अब इसमें यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल सी बात ये है, अब इसका एक बताते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, और हमारा जो प्लेन है वो भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री हुआ तो इसके हिसाब से यहाँ पर सिर्फ ये ईडीएस रह गया, ठीक है। अब इसके हम कुछ क्या करते हैं, कुछ केस पढ़ते हैं। इसके केसेस क्या होंगे, सबसे पहली बात, अब इसका केस क्या होगा कि अगर हम थीटा को 0 डिग्री मानते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम होगा ईडीएस। अगर हम थीटा को कितना मानते हैं, 90 डिग्री, तो फ्लक्स हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है हमारे उस प्लेन के, उस एरिया के जो भी हमने लेट किया है, तो फ्लक्स हमेशा कितना होगा, 0 होगा, इसीलिए परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए, अगर परपेंडिकुलर होगी तो सबसे मिनिमम होगा, वो भी कितना, पाई ई मीन्स टू से 0 होगा। इतनी बात आ गई समझ में।
अब इसके बाद बात करते हैं इसकी यूनिट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। अब फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? सबसे पहली बात, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? अब फ्लक्स हमारे पास क्या है? ई और डीएस। ई की अगर मैं आपसे पूछूं कि ई की क्या होती है, ई की हमें पता है क्या होती है, न्यूटन कुलम्ब, न्यूटन पर कुलम्ब, ठीक है। ई की होती है न्यूटन पर कुलम्ब। अब बात करते हैं डीएस की। डीएस क्या है? एरिया। डीएस क्या है? एरिया। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगी मेरे पास न्यूटन पर कुलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब। ये हो गई इसकी यूनिट। क्लियर हुई इतनी बात? आगे समझ में। एक दूसरी है, एक क्या है हमारे पास, एसआई यूनिट भी होती है हमारे पास, वीएम भी इसकी एसआई यूनिट होती है, बट आप ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम रखेंगे याद, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में क्लियर है इतना? अब हमने इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया, क्या होता है, कैसे बनता है, ये ईडीएस कॉस थीटा कैसे आया, नॉर्मल कॉम्पोनेंट लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। या आप इसे नॉर्मल कॉम्पोनेंट ना भी कहें तो भी आप क्या कह सकते हैं, अगर आपके पास कहीं पे भी एंगल थीटा बन रहा है या कुछ भी एंगल है, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉस होता है, इस बात को ध्यान रखना। अदरवाइज आपको ये मैंने ट्रायंगल से भी बात बताई दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गॉस थ्योरम। सबसे पहली बात की गॉस थ्योरम क्या होती है, किसने ये दी थी? ऑब्वियसली नाम है इसका गॉस थ्योरम, तो गॉस ने दी होगी। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है? सबसे इंपॉर्टेंट, गॉस थ्योरम कहती है कि जो टोटल फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस से, मीन्स टू से मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, क्या है मेरे पास, ये कोई भी क्लोज सरफेस है, और मैं अगर इसका एरिया यहाँ निकालूं, मानो इतने पोर्शन का मुझे यहाँ पे एरिया निकालना है, ये इसके लिए हो गई मेरे पास डीएस हो गई है, और इसी के लिए मेरे पास क्या हुई, जो ई है वो भी क्या हो गई, इसी डायरेक्शन में हो गई। मीन्स टू से अगर मैं इसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और जो डीएस है मेरा एरिया वो भी मैंने इसी डायरेक्शन में लिया है, ठीक है। तो इसने ये बोला है, तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि जो टोटल फ्लक्स है, कि जो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है इस पूरी क्लोज सरफेस में, जो भी टोटल फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा जो जितना भी इसमें चार्ज होगा। दैट मीन्स उसने बोला है कि जो टोटल फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम्स होगा जितना इस पूरी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होगा। गॉस थ्योरम का सबसे मेन काम जो होता है, जो मेन बात इसने बताई है, उसने क्लोज्ड सरफेस पे ही बताई है, ठीक है। आगे आपको समझ में, क्लोज सरफेस पे ही बताई है। तो गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स इज, क्या बोला है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। जितना उसके अंदर जो चार्ज, जितना भी उसके अंदर अगर इनक्लोज्ड है, कितना भी किसी टोटल किसी भी मतलब सरफेस के अंदर, या हम कह सकते हैं किसी भी स्फेरिकल सरफेस के अंदर या किसी की भी अंदर कितना भी चार्ज है, वो क्या होता है, उसका फ्लक्स है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है उसके चार्ज के। अब हमने फ्लक्स की एक और डेफिनेशन पढ़ी है, फॉर्मूला पढ़ा है, वो पढ़ा है E.ds, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है E.ds। क्लियर है इतनी बात? अब फ्लक्स क्या, इसने कह दिया कितना, टोटल चार्ज, ये टोटल के लिए तो ऑब्वियसली इसके लिए आ जाएगा, और ये जो हम सर्कल बनाएंगे ये होता है क्लोज्ड सरफेस। क्या होता है? क्लोज सरफेस। और उसने बोल दिया ये होती है मेरे पास 2/ε0 के बराबर। ये जो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया है इसे हम क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं, इस बात का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। जैसे कि हमने E.ds करा था, पूरी सरफेस के लिए इसका इंटीग्रेशन हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसे जब ये इसके इक्वल था तो हमने इसे इसके इक्वल बना दिया। तो गॉस थ्योरम यही कहती है कि टोटल चार्ज जितना भी उस सरफेस के अंदर है वो कितना हो जाता है, 1/ε0 टाइम्स हो जाता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। गॉस थ्योरम ने ये प्रॉपर्टी दी थी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन तो 100% आपके एग्जाम में आनी ही आनी है। चार पांच एप्लीकेशन है जिनमें से आई थिंक 1-2 कैंसिल हो गया इस बार, सिर्फ आपको 2 या 3 ही पढ़नी है, और उन 2-3 में से ही आपको 100% एग्जाम में मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बनाना है, अब इसे हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो ये E.ds वाली है ना, अभी हम इसे प्रूफ करते हैं। अब हम करते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। हमने क्या किया, प्रूफ किया है किसका, गॉस थ्योरम का। हम इसे ही डायग्राम जो हमने यहाँ लिया है, या तो हम उसे बनाएं, अदरवाइज हम इसे
सॉल्व करते हैं। चलो हम इसे दोबारा ही बना लेते हैं। ये मेरे पास है एक कोई भी क्लोज्ड सरफेस। उस क्लोज सरफेस हमने क्या लिया, ये है क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, और ये क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है। अब दूसरी चीज, हमने यहां पर इसके सेंटर पे हमने चार्ज लिया है Q, क्लियर। और हमें क्या करना है, सिर्फ इतने ही पोर्शन का बनाना है, इतने ही पोर्शन का। तो हमने इसे क्या किया, इसको हमने E कह दिया, और यही हमने क्या हुआ, यही हमारा DS हो गया, क्लियर है। दोनों की हमने क्या ली, सेम। अब ये सेम इस तरीके से हैं, अब आप कहेंगे कि ये सेम किस तरीके से हैं, अभी हम आपको इसे बताते हैं। फ्लक्स, तो सबसे पहली बात तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वेक्टर साइन, अब देखते हैं। E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमने क्या किया, अब देखो सारी की सारी जितनी भी मतलब फील्ड पॉइंट है, अब वो कहाँ जाएंगी, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से किधर जाती है, आउटवर्ड जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हुई हमारी, आउटवर्ड हुई, ठीक है। दूसरी बात, अब जो ये एरिया है, ये एरिया भी किधर जाएगा, आउटवर्ड ही जाएगा। एरिया किधर जाएगा, आउटवर्ड, तो दोनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल। ये भी आउटवर्ड जा रही है, ये भी आउटवर्ड, तो दोनों जो ds है और E है ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब जब ये पैरेलल हो गई तो थीटा हमारे पास कितना हो गया, 0 डिग्री, बिकॉज ds और E क्या हो गई आपस में पैरेलल। जब ds और E आपस में पैरेलल हो गई तो थीटा हो गया हमारे पास 0 डिग्री। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई डी ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ठीक है। तो हमने इसे जब सॉल्व किया, हमने इसे इंटीग्रेशन किया, ये हो गया फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर हमारा थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 0, दैट मीन्स 1। तो फाई ई हमारे पास कितना आ गया, ई डी एस, क्लियर हुई इतनी बात। अभी हमारे पास सिर्फ इतना ही आया है कि फाई ई कितना आ गया, ई डॉट डी एस, ठीक है। अब दूसरी चीज, चलो हम इसे ऐसे ही कर लेते हैं सॉल्व फिलहाल। अभी मैं आपको एक चीज अब इसमें बताने वाली हूँ, उस चीज को समझना। अब जो हमारे पास टोटल फ्लक्स होगा, जो हमारे पास क्या होगा, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई इसके इक्वल होगा क्लोज्ड सरफेस ऑफ डी फाई ई, जो कि बराबर हमारे पास किसके होगा, ई डी एस के। कॉस थीटा कैंसिल हो गया क्योंकि वो 0, सॉरी वैसे कैंसिल नहीं हुआ है, वो दूसरे केस में कैंसिल हुआ है क्योंकि कॉस थीटा 0 है, कॉस थीटा हमारे पास कितना आ गया, 1। क्लियर है इतनी बात, आगे समझ में। अब जो हमारे पास कौन सा पोर्शन है, हम कहते हैं क्या, ई हमने रखा है इसको ऐसे, ई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ई हमारा आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा मेरे पास ds। अब ds का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया, और हमें सबको पता है कि सरफेस एरिया कितना होता है स्फेयर का, 4πr²। क्लियर है इतनी बात, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल सरफेस एरिया ये हो गया मेरे पास 4πr² पाई ई। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। अब जब फाई ई इसके इक्वल आ गया है, अब हम यहाँ पर ई की वैल्यू भी रखेंगे, ठीक है। ई की वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की जब हम रखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, यहीं पे बता देती हूँ। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो फाई ई मेरे पास आ जाएगा, हम इसे जरा इसे एक बार इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको यहीं पे बताएंगे, ठीक है। वो मैंने थोड़ा स्पेस कम लिया, पता नहीं कैसे हो जाता है हमें सॉल्यूशन भी थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए। तो फाई ई की वैल्यू आ गई, ई मेरे पास ये आ गई थी ई 4πr²। तो आपको इसकी जगह भी वैल्यू रखनी है, जो हमने कहाँ ली थी, ये वाली 1/4πε0 Q/r², ठीक है। ये हो गया Q/r², और था मेरे पास 4πr²। अब आप एक चीज देखिए कि कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, बचा क्या, फाई ई इज इक्वल्स टू Q/ε0, ये हमारे पास बचा है, और यही कहता है क्या, गॉस थ्योरम। ये हमारी गॉस थ्योरम है, और इसे हमने प्रूफ किया है, और यही प्रूफ इसका एग्जाम में आता है। किसी ना मतलब कि आपको 5 मार्क्स में आपको क्या मिलेगा, कि किसी ना किसी एप्लीकेशन के साथ तो लग के आना ही आना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसके प्रूफ को समझना। अब हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड से, या फिर हम कह सकते हैं फोर्स से, हमने गॉस थ्योरम को प्रूफ किया। अब हम उल्टा करेंगे, हम गॉस थ्योरम से प्रूफ करेंगे कूलम्ब्स लॉ, कहते हैं ना रिवर्स हो गया, ठीक है। गॉस थ्योरम से हम कूलम्ब्स लॉ भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे अब वो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया,
ये हमने स्फेयर लिया, ठीक है। हम अब गॉस थ्योरम जो अप्लाई करेंगे वो एक पॉइंट चार्ज पे अप्लाई करेंगे। कैसे? हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया इसका Q, जो कि कहाँ पर है, सेंटर पे है। पॉजिटिव चार्ज Q हमने क्या लिया, सेंटर पे। अब इस स्फेयर की जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो हमने r मान ली, और हमें जो निकालना है वो सिर्फ इतने पोर्शन पे निकालना है। इस पोर्शन को हमने ds कह दिया, ठीक है। अब मैंने आपको जो अभी अभी बताया सेम वही चीज इसमें होगी। पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है आउटवर्ड्स, ई भी आउटवर्ड, और इनकी वजह से जो रेडियली बन रहा है वो भी आउटवर्ड। तो ई और ds दोनों सेम बने, ठीक है। तो मेरे पास एक चीज आ गई कि डी फाई ई होता है मेरे पास ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। थीटा 0 डिग्री, तो कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस 0, दैट मीन्स 1। तो मेरे पास ये आ गया डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब हम करेंगे इसका टोटल फ्लक्स। तो जब हम टोटल फ्लक्स देखेंगे तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा मेरे पास फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। टोटल फ्लक्स को हम ये तो कहेंगे अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है, और कर किस में, हम क्लोज्ड सरफेस में, तो इसकी जगह वैल्यू रखो, तो क्लोज सरफेस में ये हो जाएगा ई डी एस। ये आ गई मेरे पास इतना। इतना तो हमें जो हमने पहले पढ़ा था वही बिल्कुल सेम है। और ds कितना हो गया, स्फेयर है तो स्फेयर का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां तक हमारा बिल्कुल सेम है, ई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इतनी चीज समझ में आ गई। अब हमें गॉस थ्योरम प्रूव नहीं करनी है। उसने क्या कहा है, हमें गॉस थ्योरम, अगर हमें गॉस थ्योरम प्रूव करनी होती तो यहां पर हम वैल्यू रखते ई की। हमें प्रूव करना है फोर्स, तो फोर्स को प्रूव करने से पहले हमें चाहिए ई। क्लियर इतनी बात। तो अब हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कहती है कि फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? क्या कहती है कि फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी चीज को हमें इसमें पुट करना है कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? एग्जैक्टली इट इज क्लियर। अब क्या होना है कि यहाँ पे इसे ई को ऐसे ही छोड़ेंगे, हम इसे लेके आएंगे इधर, ठीक है। जब हम इसे इधर लेके आएंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इधर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ई को छोड़ दिया हमने अकेला, दैट मीन्स ई बिकम 1 अपॉन, अब एक चीज आप यहां से देखिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ ले लें, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या हमने इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, फोर्स बना लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन गई। अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई, ठीक है, या हम कह सकते हैं क्यू नॉट ई या फिर क्यू ई, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ई की जगह ई की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एफ हो गया हमारे पास, इस वाले क्यू को और इस वाले क्यू को इकट्ठा लिख लो, क्यू इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, दैट इज फोर्स, कुलाम्स लो। तो हमने क्या किया है, कुलाम्स लो को डिराइव कर लिया, किससे, गॉस थ्योरम से। ये हो गया मेरे पास हेंस प्रूव्ड। अब ये हमने क्या कर लिया, हमने इसे प्रूव कर लिया। आगे समझ में, तो हम उल्टा भी कर सकते हैं। अगर वो कहे एग्जाम में कि आपको फोर्स से डिराइव करना है गॉस लो, तो हम गॉस थ्योरम को फोर्स से डिराइव कर देंगे। अगर वो, लेकिन आपको क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, इसका जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि डिड्यूस कुलाम्स लो फ्रॉम गॉस थ्योरम, और जो इसका क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि प्रूफ व्हाट इज स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, और बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जरूर पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस जो भी हैं, 1-2 एप्लीकेशंस जो भी हैं हम उन्हें पढ़ेंगे, और ये आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर उसके बाद हम उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस या जैसे भी जो भी आप कहेंगे हम उसे वो करने के लिए तैयार हैं फिर उसके बाद, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। बस पढ़ते रहिए, रिविजन स्टार्ट करिए। अब टाइम आ गया है, डेट शीट भी आ चुकी है, ठीक है।